वो बात इतनी दूर तक निकल गई है, बात इतनी सी थी लेकिन आपने उसे इतना बड़ा बना दिया है। वो ओवर थिंकिंग से उससे परेशान होते हैं जो इमोशन पर बेस्ड होती है, असम्पशन पर बेस्ड होती है। और लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो जस्ट असम्पशन होती है कि क्यों कुछ हुआ होगा या क्यों कुछ हो रहा है या क्यों कुछ होगा। देखिए आजकल ना बड़ा फैशन हो गया है, अगर जरा सा भी मूड लो है ना तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन वो नहीं होता, डिप्रेशन एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन के अंदर सेरोटोनिन लेवल काफी लो हो जाता है। सेरोटोनिन लेवल काफी लो हो जाते हैं। डिप्रेशन आपकी बॉडी से भी एंटर कर सकता है, डिप्रेशन आपकी माइंड से भी एंटर कर सकता है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम अब आगे चल के इंसोम्निया तक चली गई है। आपको नींद नहीं आती है, आप रात रात भर जागते हैं, सोचते रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से जुड़ता हुआ फिर नींद ना आना, इंसोम्निया, क्या है सॉल्यूशन? वो एबनॉर्मली बहुत खा रहा है या उसकी भूख बिल्कुल ही खत्म हो गई है और उसको ना कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी आ रही है। बाहर सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन उसे कोई भी चीज खुशी नहीं दे रही है। सीवियर डिप्रेशन वाले आदमी के लिए बेड से उठना और डेली के रूटीन फॉलो करना भी एक स्ट्रगल हो सकता है। उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है या फिर उसकी नींद बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो अपने जोन से निकलकर बाकी दो जोन में भी इंटरफेयर करना चाहता है। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं और सोचते सोचते वो बात इतनी दूर तक निकल गई है, बात इतनी सी थी लेकिन आपने उसे इतना बड़ा बना दिया है। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम अब आगे चल के इंसोम्निया तक चली गई है। आपको नींद नहीं आती है, आप रात रात भर जागते हैं, सोचते रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग से जुड़ता हुआ फिर नींद ना आना, इंसोम्निया, क्या है सॉल्यूशन? माइंड की नेचर ऐसी है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है उसके बेसिस पर वो कुछ अज्यूम करता रहता है। यानी कि जो इमेजिनेशन पावर है उसके बेसिस पर वो अज्यूम थॉट्स बनाता रहता है, कुछ सिनेरियोज दिमाग में बनाता रहता है। तो ओवर थिंकिंग का बेस आपकी अजम्पशंस है। अगर हम कोई बहुत बड़ा कुछ काम करने वाले हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, शादी का डिसीजन लेना है, कुछ भी इस तरीके की इंपॉर्टेंट है, या कोई बहुत बड़ा किसी का ऑपरेशन कराना है, उसके लिए कोई डिसीजन बनाना है, उस टाइम पर हम सब लोग एक हेल्दी वे में ओवर थिंक करते हैं क्योंकि हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, क्योंकि हमें एक डिसीजन बनाना होता है। उस टाइम पर हम इंफॉर्मेशन को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, 10 लोगों से सलाह लेंगे, तो उस टाइम पर भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में है क्योंकि उसके बाद आप एक कंक्लूजन बनाओगे, एक डिसीजन लेने वाले हो। लेकिन लोग ना इस ओवर थिंकिंग से कभी परेशान ही नहीं होते हैं। वो ओवर थिंकिंग से उससे परेशान होते हैं जो इमोशन पर बेस्ड होती है, असम्पशन पर बेस्ड होती है। तो अगर आप अपने कॉर्टेक्स ब्रेन से ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो वो कम्प्लीटली हेल्दी है। लेकिन अगर आप वो लिम्बिक ब्रेन से यानी कि इमोशन सेंटर से आप कर रहे हो, जिसमें कि केवल आपको सर्टेन इमोशंस फील हो रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री उस टाइम पर ऐसी है और आप अजम्पशन बेस्ड अपने जिसके कहते हैं मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो, वो ओवरथिंकिंग आपको ज्यादातर लोग मनगढ़ंत कहानियों में ज्यादा समय बर्बाद करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम सोचते सोचते कहाँ तक निकल गए, बात शुरू कहाँ से हुई थी और ओवर थिंक करते करते वो इमेजिनेशन में कहाँ तक बात पहुंच गई। यही तो सफरिंग है ना रियल, कि इसको ना लोग ना दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है वो भी खुद अज्यूम करते हैं। तो हम कहते हैं लेबल करो इस थॉट पैटर्न को, ये माइंड रीडिंग है। आप कैसे पता लगा सकते हो कि दूसरे इंसान के दिमाग में जो लोग ये ट्रिक परफॉर्म करते हैं उनका भी प्री शो वर्क होता है बहुत लंबा, तब वो ट्रिक्स जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, जिसे मेंटलिज्म भी कहा जाता है। यस, मेंटलिज्म कहा जा सकता है। और वो लोग जो भी अच्छे मेंटलिस्ट हैं वो बताते हैं कि हम ट्रिक्स का यूज करते हैं, ये कला है, हम वैसे माइंड रीड नहीं करते हैं। कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद आप हो जाते हो इतने एक्सपर्ट कि आप बहुत सारी चीज़ें पता लगा लेते हो, बट फिर भी वो सब ट्रिक बेस्ड है। लेकिन लोग ना, हर आदमी अपने आप को मेंटलिस्ट समझ रहा है। वो ये सोच रहा है मुझे पता है इसके बिहेवियर के पीछे क्या कारण था या इसके दिमाग में क्या चल रहा है, और जबकि वो उसकी खुद की वॉइस है और वो खुद ही अजम्पशन बना बना कर परेशान है। जैसे मेरे एक क्लाइंट था, तो उसको ना सोशल एंग्जाइटी थी, तो वो जब भी कहीं पर भी अपने घर के दरवाजे से बाहर भी निकला और पड़ोस के अंकल भी दिखाई दे गए तो तुरंत उसके दिमाग में कहानी बन जाती थी, अंकल सोचोगे इतने दिनों से तो घर में पड़ा था, अब इतने दिनों के बाद कैसे बाहर निकला है, अरे अंकल ने क्या पता तुम पे ध्यान भी ना दिया हो। और अंकल के पास सोचने के 1000 मुद्दे होंगे, वो यही बैठकर सोचेंगे, वो इस बात का हिसाब किताब रखेंगे कि तुम आज घर से बाहर कितने दिनों के बाद निकले हो। ये उसकी अपनी वॉइस थी, क्योंकि वो कई दिनों के बाद बाहर निकला था, उसको ऐसा लगता था कि शायद लोग उसके बारे में ऐसा सोच रहे होंगे। तो हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि ये आपकी माइंड रीडिंग है। कई बार माइंड 1-2 एक्सपीरियंस को जनरलाइज करता है कि जैसा तुम्हारे साथ पहले हुआ है ऐसा आगे भी होता रहेगा। मान लीजिए एक फेलियर आया, एक इंटरव्यू आप फेल हो गए, तो वो पहले से कहानियां बनाने लगेगा कि
आगे भी नहीं हो पाएगा, आजकल तो सिफारिश से होता है, बहुत टफ है, बड़ा कंपटीशन है। क्योंकि माइंड जो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, उसी को बेस बनाकर अज्यूम करता है सिनेरियो कि ऐसा हो सकता है, फेल होने से वैसा हो पहले ही सकता खुद को फेल मान है। लिया है। Yes, तो कई बार फॉर्चून टेलिंग करता है, कभी मैग्नीफाई कर देता है, छोटी सी चीज को बड़ा बना देता है। तो हम उनको थिंकिंग पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं, और जब वो अवेयर हो जाते हैं और वो अपने डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न्स को लेबल करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पर कंट्रोल आ जाता है। वहीं पर वो चेन ब्रेक होनी स्टार्ट हो जाती है। और लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि माइंड में जो थॉट्स आते हैं वो जस्ट अजम्पशन होती है कि क्यों कुछ हुआ होगा, या क्यों कुछ हो रहा है, या क्यों कुछ होगा। तो माइंड जब भी आपसे इरेशनल पैटर्न में बात करेगा तो हमेशा ऐसा बोलेगा, ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा कहा होगा, वो वहां गया होगा, या ऐसा हो जाएगा। वो कभी भी है नहीं बोलेगा कि ऐसा ही है। तो क्योंकि है तो प्रेजेंट है, आपके सामने है सब कुछ। तो माइंड जब भी आपको मिसगाइड करेगा तो वो ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो जाएगा में बात करेगा आपसे। जब भी आपकी थिंकिंग में ये पैटर्न हो कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो जाएगा, समझ लो कि ये इरेशनल थिंकिंग पैटर्न है। और वहीं पर अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करो, क्योंकि जैसे ही आप फिजियोलॉजी को चेंज करते हैं तो ये पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक है। क्योंकि आपकी बॉडी में मूवमेंट होते ही एंडोर्फिन्स रिलीज हो जाते हैं जब आप अपनी बॉडी में मूवमेंट लेकर आते हो। तो वो बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं, हो सकता है कि उठकर आप वॉक करने लग जाएं या एक्सरसाइज करने लग जाएं, तो आपने 4 चक्कर भी काट लिए, हाँ। एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप उठकर 2-4 चक्कर भी काट लेंगे तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर केमिकल केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। और उस टाइम आपने अगर ठंडे पानी से अपना मुंह धो लिया, या आपने एक नोटबुक लिया और पेन लिया और जस्ट जो भी आपके दिमाग में है उसे सिर्फ लिखना शुरू कर दिया आपने, और उसके बाद आपने ना उसको पूरा क्रश करके फेंक दिया कि ये तो गार्बेज था, मैंने निकाला और फेंक दिया। इन सब छोटी छोटी सी पैटर्न इंटरप्शन टेक्निक से भी एक्चुअल में आपके ब्रेन को मैसेज चला जाता है कि ये सब यूजलेस था। या आपने एक गाइडरी इमेजिनरी ऐसे प्रैक्टिस किया कि आपके जो थॉट्स हैं आपने उन्हें ना ऐसे उड़ते हुए मच्छरों की तरह या दूर आसमान में बादल की तरह इमेजिन कर लिया, और आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया कि आप ना एक माउंटेन पे दूर से खड़े हुए उनको पासिंग क्लाउड्स की तरह देख रहे हैं। इतना सा भी एक इमेजिनेशन छोटा सा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जहाँ से ये सब थिंकिंग प्रोड्यूस हो रही है वो इमेजिनेशन की भाषा समझता है। जिसको जो भाषा समझ में आती है उसको उस भाषा में आप समझा दो। तो इस तरीके से मेटाफोरिकल वे में भी आपकी ओवर थिंकिंग का लूप टूट जाता है। और कई बार आप ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है लिखो, और फिर देखो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में क्या है और क्या मेरे कंट्रोल से बाहर है। हमारे 3 जोन होते हैं, एक होता है हमारा कंट्रोल जोन, एक होता है हमारा इन्फ्लुएंस जोन, और एक होता है हमारा सरेंडर जोन। आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो अपने जोन से निकलकर बाकी 2 जोन में भी इंटरफेयर करना चाहता है। मेरे जोन में मैं हूँ, जिसमें मैं क्या सोचती हूँ, मैं अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहती हूँ, मैं क्या एफर्ट्स डाल सकती हूँ, मेरे हाथ में। एक है मेरा इन्फ्लुएंस, जिसमें मेरा हस्बैंड आ गया, मेरे बच्चे आ गए, मेरे माँ बाप आ गए, सिबलिंग्स फ्रेंड्स आ गए। मैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ अपने आइडियाज से, एडवाइस देके, किसी भी तरीके से उनकी बात सुनकर, पर कंट्रोल हमेशा उनके पास है कि वो मेरी बात सुनने के मानने के बाद भी फॉलो करें या ना करें। और एक है सरेंडर जोन, जिसमें कि गवर्नमेंट आ गए, आपके अननोन लोग आ गए, नेचर आ गए, सब आ गए, वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। वहां तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस। लेकिन आदमी क्या सोच रहा है, मेरी बीवी भी मेरे अकॉर्डिंग चले, बीवी सोच रही पति मेरे अकॉर्डिंग चले, दोनों मिलके सोच रहे हैं बच्चे मेरे अकॉर्डिंग चले, है ना। सास ससुर सोच रहे हैं कि बहू बेटा हमारे अकॉर्डिंग चले, वो भी यही सोच रहे हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग चले। सब एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे पड़े हैं। तो फिर तो दिमाग पे प्रेशर आएगा ही आएगा। आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बॉडी को चाहिए अच्छा फूड, आप उसे वो नहीं दे रहे हैं। आप उसमें जंक डाल रहे हैं, जंक लगा रहे हैं। तो केमिकल केमिस्ट्री कैसे मेंटेन करें। आप उसे प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे हैं। आप रात भर रील देख रहे हैं, मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो आपका माइंड आपके लिए अच्छा काम कैसे करेगा। आप उसे मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, बॉडी को हिला नहीं रहे हैं। ये लोग मिलकर आपके लिए क्यों अच्छा काम करेंगे, क्यों सर्व करेंगे आपको। बॉडी एंड माइंड आपके सर्वेंट हैं, आपको सर्व करने के लिए कुदरत ने दिए हैं आपको। बट जब आप इनको बिगाड़ दोगे ना, टॉर्चर करोगे, तो ये भी तो बदला लेंगे। तो ये जब बदला लेते हैं तभी आपको ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये समझ जाइए आपने पास्ट में इन्हें अब्यूज किया है। और अब ये लोग आ गए, नेचर आ गए, सब आ गए, वहां पर कुछ भी नहीं कर सकते। वहां तो आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। सरेंडर का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस। लेकिन आदमी क्या सोच रहा है, एक कॉमनली बहुत कैजुअली हम कह देते हैं कि मैं तो बहुत परेशान रहता हूं, मैं दोनों बहुत मिलकर उदास सोच रहे हैं रहता बच्चे हूं, मेरे अकॉर्डिंग चले, डिप्रेशन में तो नहीं है ना। सास ससुर सोच रहे हैं कि बहू बेटा हमारे अकॉर्डिंग चले, वो भी यही सोच रहे हैं कि ये आप पता लगाएंगे हमारे कि आप अकॉर्डिंग डिप्रेशन चले। में सब हैं एक दूसरे को या कंट्रोल करने में लगे नहीं। और पड़े। जब आपको पता चल गया तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है।
देखिए आजकल ना बड़ा फैशन हो गया है, अगर जरा सा भी मूड लो है ना तो मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। डिप्रेशन वो नहीं होता, डिप्रेशन एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें एक पर्सन के अंदर सेरोटोनिन लेवल काफी लो हो जाते हैं। सेरोटोनिन लेवल काफी लो हो जाते हैं। डिप्रेशन आपकी बॉडी से भी एंटर कर सकता है, डिप्रेशन आपकी माइंड से भी एंटर कर सकता है। अगर आपके अंदर सेरोटोनिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जो कि 90% आपकी गट में बनता है, और गट ब्रेन एक्सेस के बारे में आज लोग अवेयर हैं। यानी आपका पेट खराब है तो सेरोटोनिन नहीं बनेगा। यस, अगर आपके अंदर सिर्फ ये नहीं है कि अभी आज मेरे को लूज मोशन होगा या कॉन्स्टिपेशन है, इससे नहीं, मतलब आपने पास्ट में इतनी गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी ने डिसीजन ले लिया है कि वो सेरोटोनिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। वो आपने खराब खाना डाला हो, उसमें आपने बॉडी को आराम ना दिया हो, आपने खाना खाया नहीं है, आपने चबाया नहीं उसे, आपने बस ठूस लिया, डाल दिया, तो बहुत लोड पड़ रहा है। आपके इंटेस्टाइन में बनता है ना, अब उनका हर समय डाइजेशन का ही काम है, वो फूड को जो है ना क्या कहते हैं डाइजेस्ट ही करने में लगी हुई है, बड़े लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए उनके। तो कुछ ना कुछ आपकी पास्ट मिस्टेक्स है। आपने लाइफ में जो चीजें एक्सेप्ट करनी थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपने टाइम पर अपने गोल सेट कर कुछ अचीव नहीं किया, अब बाद में आपको लग रहा है कि मैंने अपना टाइम गवा दिया, मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब मुझसे आगे निकल गए। तो आपका डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न, नॉन एक्सेप्टेंस लाइफ के बारे में, पुअर लाइफस्टाइल, सब मिलकर आपके बॉडी एंड माइंड को एक ऐसी स्टेज पर पहुंचा देते हैं जहां पर ये सेरोटोनिन की कमी हो जाती है और एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। सेरोटोनिन के अलावा अगर ऑक्सीटोसिन लेवल भी ड्रॉप हो गए हैं आपके अंदर, और भी केमिस्ट्री बिगड़ गई है, तो वो और भी ज्यादा आप पे अटैक करेगा। नेगेटिव थिंकिंग और डिप्रेशन, इसमें फर्क क्या है? नेगेटिव तो थोड़ा बहुत हम सभी के दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव बायस है, क्योंकि नेगेटिविटी में थ्रेट है और हमारा ब्रेन हमेशा सेफ्टी चाहता है। तो थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हम सबके अंदर आते हैं। लेकिन जो डिप्रेशन है उसमें क्या होता है, एक पर्सन के अंदर हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस और वर्थलेसनेस बहुत गहरी बैठ जाती है। वो बेसिक चीज़ों में भी स्ट्रगल फील करता है, यानी कि एक सीवियर डिप्रेशन वाले आदमी के लिए बेड से उठना और डेली के रूटीन फॉलो करना भी एक स्ट्रगल हो सकता है। उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है या फिर उसकी नींद बिल्कुल ही खत्म हो गई है, वो एबनॉर्मली बहुत खा रहा है या उसकी भूख बिल्कुल ही खत्म हो गई है और उसको ना कंसंट्रेशन करने में डिफिकल्टी आ रही है। बाहर सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन उसे कोई भी चीज खुशी नहीं दे रही है। वो अपने आप से ही डिसकनेक्टेड फील कर रहा है, डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन तक भी उसे फील हो रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट से भी कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है इतनी खुश क्यों है, क्या क्या वजह है। ना उसे कोई बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेसेस कोई खुशी दे रहे हैं, ना कोई गिफ्ट उसे खुशी दे रहा है, ना किसी का बात करना अब उसे रास आ रहा है, वो खुद से भी डिसकनेक्टेड फील कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसका इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। पहले वो जो शोज देखता था, जिन लोगों के साथ घूमता फिरता था, अब उसे वो सब कुछ ऐसे लगते हैं कि क्यों ही करना है इसे। वो धीरे धीरे विड्रॉल में जा रहा है। तो ये सब चीजें जब बहुत हावी हो जाती हैं और हम एक क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये पर्सन डिप्रेशन में है, लेकिन आजकल डिप्रेशन को बहुत ही लोग यूज करने लगे हैं कि ऐसे कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी कैजुअली, तो वो ना उन लोगों के पेन को मिनिमाइज करने जैसा है जो रियल में डिप्रेशन में है। और ऐसे भी लोग हैं जो स्माइलिंग डिप्रेशन का शिकार है, यानी कि बहुत डिप्रेशन में लेकिन ओवरली उन्होंने अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लिया है कि बाहर लोगों के सामने नॉर्मल दिखाते हैं लेकिन भीड़ में होने के बावजूद भी अकेलापन महसूस करते हैं। एक कांस्टेंट उनको प्रेशर रहता है डेडलाइंस को पूरा करने का, फैमिली को मैनेज करने का, जैसे फीमेल्स पे है सुपर वुमेन सिंड्रोम हावी रहता है कि मुझे घर भी, परिवार, सब कुछ मैनेज करना है, काम भी मैनेज करना है। और वो बहुत ज़्यादा फील करेंगी, बॉडी में भी अनएक्सप्लेन पेन होंगे उनके, नींद आने में उनको दिक्कत होगी, खा भी रहे हैं तो खाने में भी ढंग से टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी से बात कर रहे हैं तो पीछे 50 चीज़ें चल रही हैं, प्रेजेंट मोमेंट से डिस्कनेक्टेड हैं। ये सब सिम्टम्स महसूस करते रहेंगे। जाने का मन नहीं है लेकिन क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन तो जाना है, ये सब स्ट्रगल करते रहेंगे, डेली की फाइट करते रहेंगे, डेली अपने आप को धक्का देके उठाएंगे लेकिन सबके सामने स्माइल करते रहेंगे जैसे कितने हैप्पी लोग हैं। तो इस तरीके से भी लोग डिप्रेशन को मैनेज कर रहे हैं आजकल। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो ना, और कुछ लोग कहते हैं मैं तो हर समय ही एंग्शियस महसूस करता हूँ, पूरा दिन 24 घंटे एंग्जाइटी रहती है। जब आपको लग रहा है कि एंग्जाइटी का अटैक टाइप सा हो रहा है, उस वक्त आपको क्या करना है, उसमें से कैसे निकलें? और जो लोग सारा दिन ऐसा सोचते हैं कि मुझे हर समय एंग्जाइटी रहती है, वो फिर क्या करें? क्या उन्हें दवाई लेनी चाहिए कोई, या सिर्फ पॉजिटिव सोच करके अपना माइंडसेट चेंज करके ये ठीक हो सकता है? देखिए कोई भी इमोशन है, एंजाइटी भी आपकी बॉडी में स्टोर होती है, तो सोमेटिक रिलीज बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब एंजाइटी किसी को कैसे फील होगी, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न इरेगुलर हो जाएगा, उसकी हार्ट बीट इरेगुलेट हो जाएगी, या उसको स्टमक रिलेटेड इश्यूज आएंगे, बॉडी में कहीं पेन आएगा, उसको अलग अलग तरीके से बॉडी में भी अपीयर करेगी और उसके बिहेवियर में भी बहुत जल्दी इरिटेटेड हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पर पैनिक करने लग जाएगा, एकदम से उसके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग पूरा का पूरा लूप बन जाएगा, कभी नींद नहीं आएगी, अलग अलग सिम्टम्स सबको आएंगे। तो सबसे पहले तो अवेयर हो और सबसे पहले सोमैटिक रिलीज करें, क्योंकि सोमैटिक रिलीज बड़ा टॉर्चरिंग होता है। उसके लिए सबसे है ब्रेथ वर्क करना। जब भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको एंजाइटी थोड़ी ज़्यादा महसूस हो रही है, तुरंत आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करें। अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, और अगर खड़े हैं तो थोड़ा सा मूवमेंट स्टार्ट कर दें, और सिंपली फिर बैठकर आप 10 फीट डीप ब्रेथ लेंगे, तो इससे आप सिंपैथेटिक जोन से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में स्विच कर जाएंगे। आपका जो सिंपैथेटिक जोन है वो है आपका फाइट एंड फ्लाइट मोड, और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो है आपका रेस्ट एंड रिलैक्स मोड। तो उसमें आप ना जैसे ही शिफ्ट होंगे आपकी एंजाइटी लेवल ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिंपल डीप ब्रीदिंग, चाहे आप उसे 4 सेकंड में सांस ले रहे हैं, 4 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, फिर 4 सेकंड रिलीज कर रहे हैं, फिर 4 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, इसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ये बहुत ही इफेक्टिव है। या आप सिंपल नॉर्मल डीप ब्रेथ ले रहे हैं और फिर उसको एक्सेल कर रहे हैं, अपने माउथ से एक्सेल करते हैं, तो बहुत फास्ट रिलीफ मिलता है। इससे तुरंत वो जो एंजाइटी एकदम से आपको ज्यादा महसूस हो रही है उसका पैटर्न टूट जाएगा। एकदम पैटर्न टू इंस्टेंट पैटर्न। या फिर आपको ज्यादा हो रही है तो ठंडे पानी से आप मुंह धो लीजिए, या कुछ भी खट्टा तीखा जबान पे रख लीजिए। आप मतलब सेंसेस के एक्सपीरियंस चेंज कर कर आप तुरंत उस लूप से बाहर आ सकते हैं। या आप किसी को कॉल मिला लीजिए और उस टाइम पर आप उससे बात कीजिए। तो किसी भी तरीके से आप ना इंस्टेंट उस लूप को ब्रेक करना है। जब एंजाइटी अटैक आता है तो हम कहते हैं 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप में आपको अपनी फिजियोलॉजी चेंज करनी है, खड़े होके बस अपनी बॉडी को स्ट्रेच करो। दूसरे स्टेप में लुक अराउंड, चारों तरफ देखो, क्योंकि आप ना जैसे ही अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको लगेगा ग्राउंडेड, प्रेजेंट मोमेंट में। हम कहते हैं कोई भी 5 चीज नोटिस करो, 4 चीजें जल्दी से छू लो, 3 चीजें आप ना कोई सुनो, और 2 चीजें आप कोई स्मेल करो, और 1 चीज टेस्ट करो। अगर स्मेल और टेस्ट करने के लिए नहीं है तो आपको देखने, टच करने के लिए और सुनने के लिए तो जरूर है। चाहे पंखे की आवाज सुनने को मिलेगी, आपको सुनने के लिए है। जितनी ज्यादा सेंसेस को एंगेज करके ग्राउंड कर लोगे अपने आप को, वो अटैक जो आना होगा ना वो पास हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप अनइवन ब्रीदिंग लो, जैसे कभी एकदम तेज तेज, कभी एकदम स्लो स्लो, अनइवन ब्रीदिंग लो 2-3 मिनट तक। उसके बाद आप ठंडा पानी पी लो। ये सिंपल से 4 स्टेप फॉलो करोगे तो एंजाइटी, पैनिक, कोई अटैक नहीं आएगा आपको। वहीं पर ही इनिशियल लेवल पर ही वो खत्म हो जाएगा। और फिर एक्चुअल में रूट कॉज पे काम करो कि क्यों बॉडी ने फाइट फ्लाइट मोड में जीना सीख लिया है, क्यों माइंड इतना एंग्शियस रहता है, ऐसी क्या चीजें हैं जो अनरिजॉल्व हैं, जिसका आपने अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, और या जिसका सोल्यूशन नहीं उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो परमानेंट क्योर पे काम करो, क्योंकि रोज रोज पैटर्न भी तोड़ोगे ना तो एक टाइम पर ये टेक्निक भी काम करना बंद कर देंगी। एग्जैक्टली जिस तरह से दवाइयां एक लेवल पर आकर काम करना बंद कर देती है, तो ये टेक्निक्स भी काम करना बंद कर देंगी। तो रूट लेवल पर जरूर काम